आज। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने एसी सर्किट बना रखा है एंड वी हैव कनेक्टेड दिस सर्किट विद अ रेजिस्टेंस whose resistance is R. Okay, now let the EMF applied by circuit is E is equal to E naught sin omega t. Okay, right? So next, as we know, V is equal to IR. So instead of V we can write it as E is equal to IR. Okay, so E is equal to IR. Now next step, I is equal to E by R. We can write it as I is equal to E by R. Now we know after this I is equal to, the value of E is E naught sin omega t by R. So हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, E naught by R sin omega t, और E नॉट बाई आर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम करंट की इक्वेशन और ईएमएफ की इक्वेशन ये देख के ये बता सकते हैं कि देखिए इसमें भी एंगल ओमेगा टी है और इसमें भी एंगल ओमेगा टी है, तो दोनों में एंगल सेम है, तो इसका मतलब इनमें एंगल का डिफरेंस है ज़ीरो। ठीक है, या इसमें बोलेंगे हम कि फेस डिफरेंस है ज़ीरो, इसमें कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। लगी समझ? ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी एंगल ओमेगा टी है और यहाँ पे भी एंगल ओमेगा टी है, तो इसका मतलब ये है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, देयर इज़ नो एंगल डिफरेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ओके। अब अगर हम इनका एक वेव ग्राफ बनाएं, तो ये तुम वेव ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे इसका। ठीक है, वेव ग्राफ देखो, हमने यहाँ पे बनाया ई का ग्राफ, और इससे थोड़ी नीचे बना रहे करंट का ग्राफ। अब ऐसा क्यों है कि करंट की वैल्यू थोड़ी सी नीचे क्यों रखी है? क्योंकि जब करंट निकालना है तो हमें वी हैव टू डिवाइड ई बाय आर। हम ई में से कुछ डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ करंट will be less than EMF. Okay, that is why the amplitude of current is a little bit less than amplitude of EMF. Okay, after it okay, तो इसके बाद हम इसकी एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम का मतलब है कि हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है मान लो और ये वाई एक्सिस है। ओके, अब यहाँ पे ये हमने एक एरो से इसको डिनोट करना है। ठीक है, फेज़र की हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन में लिख रखी है। तो व्हाट इज़ फेज़र? फेज़र इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी वेरिंग सिनोसॉइडली विद टाइम। ठीक है, अब ये वर्ड लिखा है यहाँ पे सिनोसॉइडली, इसका क्या मतलब है? तुमने देखा बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इन दोनों के वैल्यू में साइन आ रहा है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू साइन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी तो ईएमएफ की वैल्यू और करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिंग सिनुसॉइडली। वेरिंग मतलब चेंज होना। ठीक है, चेंज किसके कारण हो रही है? साइन के कारण, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज वेरिंग सिनुसॉइडली। ओके, अब हमने यहाँ पे एक फेज़र बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे एरो लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ करी हमने, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड को। अभी जो ईएमएफ है इसका एंगल है ओमेगा टी। अभी ये जो ईएमएफ है इसका एंगल है ओमेगा टी, and current is also on the same line because current and EMF have same angle.
current and EMF have a same angle. That is why they are on the same line. If EMF is forming the angle omega t, current is also forming angle omega t. अब मैंने इसका एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रखा है और EMF का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है। अब मैंने उसका कारण पहले भी बताया था आपको कि जब आप करंट निकालते हो तो आप EMF में से कुछ डिवाइड करते हो। क्या डिवाइड करते हो? रेजिस्टेंस। इसलिए करंट का वैल्यू थोड़ा सा EMF से कम आएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए इसके बाद आपका टॉपिक है AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। रेजिस्टेंस होता है कि व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय वायर इज नोन एज रेजिस्टेंस। बट इंडक्टर में क्या होता है, आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था कि जब किसी कॉइल को हम AC सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसके कारण इस कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस होगी और वो EMF आने वाले करंट को अपोज करेगी। इसको हम बोलते थे इंडक्टेंस। समझ रहे हो? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में ये फ़र्क होता है। ठीक है, व्हाट इज इंडक्टेंस? दैट व्हेन एवर अ वेरिएबल करंट पासिस थ्रू कॉइल, magnetic flux get linked with the coil. So when magnetic flux link with the coil, the EMF produced in the coil and the direction of EMF is such that it opposes the cause. वो अपने cause को ही क्या करेगी? अपोज करेगी। अब ये फ़र्क होता है इंडक्टेंस में और रेजिस्टेंस में। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसको, टॉपिक को। तो हमने लिखा एज वी नो EMF इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे बेटा हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट है। यहाँ पे हमने इंडक्टर को AC सर्किट से कनेक्ट कर रखा है और किसी टाइम पे AC सर्किट के कारण EMF है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। आगे लिखा है लेट di/dt इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू L। जो कॉइल में से करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, और जब कॉइल में से करंट की वैल्यू चेंज होगी तो कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्शन पढ़ा हुआ हमने, और उस EMF का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है माइनस ऑफ L di/dt। ठीक है, समझ आ रही है? ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं सेल्फ इंडक्शन में। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इंड्यूस EMF अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। ठीक है, अब जब कॉइल में से करंट पास करेगा तो कॉइल एक EMF इंड्यूस करेगी जो कि अपने कोस को अपोज करेगी। पर अगर हम इसमें करंट का कॉन्टीन्यूस फ्लो रखना चाहते हैं तो हमें ये अपोज करने वाली EMF के ओपोजिट एक फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, ये यहाँ से EMF आई है इंड्यूस वाली और यहाँ से EMF है जो हमने अप्लाइड कर रखी है। ओके, इफ़ वी वांट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, दिस अप्लाइड EMF एट लीस्ट मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस EMF। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड EMF मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस EMF बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, अप्लाइड इंड्यूस EMF इस डायरेक्शन में है तो अप्लाइड इस डायरेक्शन में होगी, तभी करंट फ्लो हो सकेगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इंड्यूस EMF की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे जो आपने ऊपर निकाली है। ठीक है, यहाँ से अप्लाइड EMF आ गई L di/dt। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या लिख रखा हमने, अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आ गया डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू डी टी। उसके बाद ई का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। नाउ दिस इज़ अ स्मॉल चेंज इन करंट, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन करंट, फॉर दैट आई विल इंटीग्रेट द इक्वेशन। ठीक है, और जब बेटा हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, चलो मैं इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, मेरे पास था डी आई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एल इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी आई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर एल इंटू डी टी। यहाँ पे डी आई का आ जाएगा आई, ई नॉट बाई एल आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा मेरे पास साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसके बाद ई नॉट बाई एल, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी कोस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, और साथ में आएगा माइनस का साइन। ठीक है, लगी समझ? अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे सारी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रखी है। ये माइनस का जो साइन है इसको हम ले जाएंगे बाहर, ये ले गए बाहर, ये बन गया मेरे पास आ गया कोस ओमेगा टी। ठीक है अब बेटा मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास कोस ओमेगा टी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कोस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माइनस का साइन जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा नेगेटिव का, और ओमेगा टी हो जाएगा पॉजिटिव का। तो मेरे पास आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई, ईएमएफ की इक्वेशन थी हमारे पास, ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं यहाँ से साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो साइन का एंगल ईएमएफ में है और जो करंट का एंगल ईएमएफ में है वो सेम नहीं है। इधर ओमेगा टी है, इधर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब जो करंट है उसका एंगल 90 डिग्री कम है एज़ कम्पेयर टू ईएमएफ। इसका मतलब इसमें करंट पीछे चल रहा है और ईएमएफ आगे चल रही है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये बेटा तुमने करंट की वैल्यू पढ़ी, आई इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखो आई इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे हम लिखते हैं कि अगर हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए ठीक है, तो अगर हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1, तभी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब ये करंट है, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे आई नॉट, और ये है ई नॉट बाई एल ओमेगा इंटू 1। ठीक है, अब तुम देखो बेटा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई आई नॉट इज़ इक्वल टू एल ओमेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है यार, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है वी बाई आई किसके इक्वल होता है आर के, तो ये भी वी बाई आई है। ठीक है, तो ये एल ओमेगा होगी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, एल ओमेगा इज़ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और एल ओमेगा को हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हमने आगे नोट्स में पढ़ रखा है, देख लिखा हुआ यहाँ पे कि हेयर एल ओमेगा इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस।
ठीक है। अब ओमेगा को कैसे लिख सकते हो बेटा तुम? ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई न्यू। जिसको नहीं पता वो ऐसे भी समझ लो, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा आ गया 2 पाई। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चर्चा करते हैं। आगे देखो बेटा, 4 डीसी सर्किट। जो डीसी सर्किट होता है, डीसी करंट वैसा सर्किट डीसी सर्किट वैसा होता है जिसमें करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। एसी में तो क्या होता है, एसी में करंट की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, बट डीसी में करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो अगर डीसी में करंट की वैल्यू सेम रह रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी है ना, कुछ ना कुछ पहले बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। पर डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? एक्सएल है एल इंटू 2 पाई न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो मतलब पूरा एक्सएल 0। मतलब डीसी करंट के लिए इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। मतलब डीसी करंट इंडक्टर में से बड़ी इजीली पास कर सकता है। ठीक है, जो अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में से डीसी करंट बड़ी इजीली पास करेगा। अब मैं तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉजिक सुनना ज़रा, लॉजिक सुनो भी, डीसी करंट क्यों पास करता है, एसी क्यों नहीं पास करता। देखो तुम ध्यान से सुनना बेटा, ये तुम्हारे पास एक इंडक्टर है, मैंने इसको डीसी से पास करंट कनेक्ट कर रखा है। अब डीसी करंट होता है सेम करंट। अगर करंट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम रह रही है तो कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। अगर कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रही तो फिर कोई अपोज हो ही नहीं जाए। ठीक है, तो इसलिए इंडक्टर करंट को, डीसी करंट को कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपना एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, तो ये बेटा हमने छोटी सी एक डायग्राम बना रखी है। यहाँ पे एक हमारे पास एसी सोर्स है और इसको हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सपोज द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेट एट एनी इंस्टेंट टी, सपोज Q इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब बेटा जब तुमने एसी सोर्स को कैपेसिटर से कनेक्ट कर रखा है तो एसी सोर्स से कुछ चार्ज कैपेसिटर पे जाएगा। मान लो इस कुछ ही टाइम पे इसमें ऊपर चार्ज है Q। जब इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो इसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्लेट है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एसी सोर्स। तो जितना यहाँ पे ईएमएफ होगा उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। समझ रहे हो? ओके, अब हमने ना चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इज़ इक्वल टू सी इंटू वी फर्स्ट यूनिट में, और वहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा Q बाई सी। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि जितना कैपेसिटर पे पोटेंशियल होगा वो एसी सोर्स की ईएमएफ के इक्वल होगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो हम लिख सकते हैं Q बाई सी इज इक्वल टू ई। हाँ, V की जगह क्या लिख सकते हैं? E, बिकॉज प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी। तो यहाँ पे बेटा मैंने यही लिख रखा है कि E इज़ इक्वल टू Q बाई सी। अब E का वैल्यू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल टू Q बाई सी। अब रीअरेंज करने पे C को इधर ले जाओ तो Q आ जाएगा C
सी ई नॉट साइन ओमेगा डी। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब आगे तुम देख पा रहे हो, हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है आई इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब हमने क्या किया, डी बाई डी टी और क्यू की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गई सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सी है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो कि कांस्टेंट होती है, और ई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है। दोनों को निकाल दिया इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा तुम्हारे पास डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा डी होगी कोस ओमेगा टी, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके एंगल की ओमेगा डी की, और ओमेगा डी की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी, तो डी बाई डी टी इंटू टी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनी आई इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन बनी आई इज़ इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट साइन। अच्छा, ये इसके ऊपर वाली इक्वेशन देखो बेटा ज़रा, ये ध्यान से देखना। तुम्हारे पास इक्वेशन बनी थी आई इज़ इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमने जब स्टार्ट किया था ना तो हमने ई एम एफ ली थी ई इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेटा यहाँ पे फंक्शन है साइन का और यहाँ पे फंक्शन आ रहा है कोस का, यहाँ पे कोस ओमेगा डी है, यहाँ पे साइन ओमेगा डी है, तो दोनों फंक्शन सेम नहीं है, हमें दोनों फंक्शन को सेम करना है। अब बेटा हमने ये भी पढ़ रखा है कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब तुम्हारे पास कोस ओमेगा टी है जिसको तुम लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, बस मैंने यही लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। 90 है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ लग रही हो। ठीक, तो मुझे इस इक्वेशन ईएमएफ की इक्वेशन होती है, तो छोड़ो यहाँ से देख लो, ध्यान से देखो, ईएमएफ का ये इक्वेशन है, करंट का ये इक्वेशन है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि करंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईएमएफ। ठीक है, ठीक है, तो करंट लीडिंग द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बाकी समझ? ठीक है, अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये साइन फंक्शन मैक्सिमम होगा, और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो फिर आई किसके ऊपर बचेगा, आई नॉट सी ओमेगा ई नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई 1। अगली समझ? ठीक है, तो यहाँ से रीअरेंज करने पे ई नॉट बाई आई नॉट कितना आ जाएगा, 1 बाई सी ओमेगा, 1 बाई सी ओमेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है फिर से वी बाई आई किसके इक्वल होता है जी, आर के। तो यहाँ पे वी बाई आई किसके इक्वल है, 1 बाई सी ओमेगा, मतलब कैपेसिटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 बाई सी ओमेगा, और 1 बाई सी ओमेगा को हम लिखेंगे एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, एक्स इज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आ रही हो। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर तुमने अब इसका ग्राफ बनाना है तो तुम देख पा रहे हो कि करंट 90 डिग्री आ गया ईएमएफ से। तो अगर ईएमएफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर ईएमएफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो करंट, ये ईएमएफ 0 से स्टार्ट हो रही है और करंट 90 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसकी फेज़र डायग्राम देखें तो फेज़र डायग्राम ऐसे आ रही है, देख लो फेज़र डायग्राम। ये ईएमएफ का फेज़र है और ये करंट का फेज़र है।
और करंट का जो फेज़र है वो 90 डिग्री आगे है ईएमएफ से। ठीक है, ईएमएफ का अगर ओमेगा टी है तो इसका ओमेगा टी प्लस 90 है। लगी समझ? ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है तुम्हारा बेटा